अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 6.1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 6.1 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि रबा बताइए जिसमें दिया गया हर नुक्ता वाक़या है। यानी कि ये हमें ना कुछ ने 4 मुख्तलिफ नुक्ते दिए हैं और हमसे कह रहा है कि आप लोगों ने इसका रबा बताना है। तो रबा मालूम करने के लिए ना सिंपल सा आपने एक काम कर लेना है कि इस तरह से ना कि इसे हम ना मुस्ततिली मुहद्दिदाती मस्तवी भी कहते हैं। यानी कि इस तरह से ना कि 2 लाइनें ऊपर नीचे आप लोगों ने ना ड्रा कर लेनी है। ये हमारे पास होता है एक्स, ये होता है जी माइनस एक्स। ऊपर वाला ये जो होता है ये हमारे पास वाई होता है और ये जो नीचे वाला हमारे पास होता है ये माइनस वाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको ना कि ये 4 दिखाई देंगे, एक ये एक और एक ये। तो ये पहला, इसको हम ना कि पहला इस तरह कह देते हैं कि ये पहला रबा है, इसको हम कह देते हैं ये दूसरा रबा है, इसको कह देते हैं तीसरा रबा है और इसको कह देते हैं चौथा रबा है। इस तरीके से अब हम ना कि मालूम करते हैं कि हमारे जो ये जो नुकात हैं इनमें से कौन से रबा में आएंगे। यानी कि इन नुकात को मालूम करने के लिए कि आपके पास ये कौन से रबा में मौजूद हैं, आपने इस तरह से ऊपर नीचे लाइनें लगा लेनी है। ये हमारे पास एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। अब ये पहला होगा, इस तरतीब से आपने ना इनको लिख लेना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। अब हमारे पास जो पहला ही पॉइंट है ना वो है कि 4 वाव 4। अब ये जो 4 वाव 4 है ना, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 4 वाव बल्कि 3 है। इसका मतलब है कि ये आप लोगों के पास x है और ये आप लोगों के पास ना कि y है। अब ये देखें दोनों ही हमारे पास ना कि प्लस के हैं, यानी x भी जमा का है और y भी जमा का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें जो पहला रबा है ना उसमें x भी हमारे पास जमा का है और y भी जमा का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ये वाला पॉइंट ये हमारे पास ना कि पहले रबा में वाक़या है। तो यहाँ पे हम ना किसका लिख दें कि ये पहला रबे में वाक़या है। अब दूसरे में देखें ये 5 और माइनस 4 है, यानी x हमारे पास जो है ना वो प्लस का है और y हमारे पास ना कि माइनस का है। अब हम देखें कि ये कौन सा रबा हो सकता है, x यानी कि ये प्लस का है और ये y जो है माइनस का है। यानी इसमें देखिए x प्लस का और y हमारे पास ना कि माइनस का, यानी कि ये चौथे रबा में हमारे पास है। तो यहाँ पे आपने लिख देना कि ये चौथे रबा में हमारे पास है। उससे अगले में देखें वो कहता है कि x माइनस का है यानी कि ये वाला और y जो है वो जमा का है। बस नीचे अगर जाएंगे तो वो माइनस का y, ऊपर जाएंगे तो ये जमा का y। लेकिन वो कहते हैं x पहला जो हमारे पास होता है वो x होता है और दूसरा y होता है। x हमारे पास वो माइनस का है और y आप लोगों के पास ना कि जमा का है। तो यानी कि हमारे पास ये दूसरा रबा है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना कि ये दूसरा रबा है। उससे आगे चलें तो वो कहता है कि x भी आप लोग के पास माइनस का है और y भी माइनस का है। आप ये देखें x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो ये हमारे पास बनता है तीसरा रबा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ये तीसरा रबा है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी नुक्ता आ जाए जिसका आपने रबा मालूम करना हो तो इस तरीके से आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी मुहद्दिदाती मस्तवी पर दर्ज झैल नुकात को मुतसिम कीजिए। यानी कि ये नुकात A, B, C और D हैं। इनको आप लोगों ने मुहद्दिदाती मस्तवी यानी कि ग्राफ पर ना कि आपने ड्रा करना है। तो हमारे पास ना कि ग्राफ इस तरह से होता है, ये ग्राफ आप लोगों ने ले लेना है। इसमें ना कि 2 ऊपर नीचे ना इस तरह से लाइनें लगा लेनी है, 2 इस तरह से ऊपर नीचे लाइनें लगा लेनी है। इसको मैं कह देता हूं कि ये जो होता है इस साइड वाला ये हमारे पास x होता है और जो इस साइड वाला होता है ये हमारे पास ना कि माइनस x होता है। इसी तरह से ऊपर अगर जाए तो वो हमारे पास y होता है और नीचे आए तो ये हमारे पास ना कि माइनस वाई होता है। ये इस तरीके से आपने लिखना है। अब इनके ना कि नंबर्स आपने लिख देने हैं। अब यहाँ पे देखें ना तो सबसे बड़ा नंबर आप लोगों के पास ना कि 7 आ रहा है। तो यानी कि आपने ग्राफ को इस तरह से बना देना है कि ये जो 7 का नंबर है ना ये हमारे पास कवर हो जाए। तो चलें मैं क्या कहता हूँ, ये दरमियान वाला जो होता है ये तो हमारे पास 0 होता है, इसको मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद ना एक एक खाना छोड़ के ना मैं 1 की गिनती के हिसाब से ना लिख देता हूँ 1, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ये 4, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बस इतना की हम ना लिखने काफ़ी है। अब इसी तरीके से हमने इस साइड पे माइनस x है तो ये हमारे पास माइनस के नंबर आएंगे, यानी कि -1, उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -8,
और एक और छोड़ के आप लोग यहाँ पे -9, इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास जमा कब आए है, तो ऊपर की तरफ हमने एक एक खाना छोड़ के ना कि जमा का नंबर लिख देते हैं, हमारे पास 1 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5, फिर हमारे पास 6, 7, 8 और ये 9, इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे आएंगे तो आप लोग के पास माइनस के हैं, तो यहाँ पे आपने ना कि एक एक खाना छोड़ के ना माइनस, आप लोग खाना ना भी छोड़ें वो आप लोगों की मर्जी है कि इससे ना कि थोड़ा सा ना कि ग्राफ ना अच्छा दिखाई देता है कि यानी कि थोड़ा सा खुला बन जाता है, बस मैं इसलिए एक एक खाना ना छोड़ के लिख रहा हूँ। बाकी आप लोग ना भी छोड़ेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे भी चले ना कि 9 तक इस तरीके से लिख दी है। अब इन पॉइंट्स को ना जस्ट हमने इस ग्राफ के ऊपर ना के ड्रा कर देना, यानी कि शो कर देना, बस शो करना है, इसमें और कोई भी हमारे पास ना चीज नहीं है। तो पहले अगर मैं पॉइंट देखूं तो मेरे पास पहला पॉइंट है जी 3y-3, यानी x का 3 है और y का -3 है। तो मैं इस पॉइंट को अगर लेके देखूं तो मेरे पास x का 3 इधर है और y का -3 इधर है, तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट इधर से मैं लाऊं तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे यानी a वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3y-3, ये मेरे पास ना कि पहला जो पॉइंट था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। वैसे अगर पेपर में ये सवाल आएगा तो एक ही पॉइंट वो देगा, तो आपने इस तरीके से बस शो करना है, आपका सवाल खत्म। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास ना कि 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स है, तो अब हमें ना कि 4 मुख्तलिफ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बस इसी पे ना कि हम समझ लेते हैं एक ही ग्राफ पर पे ये हम ना कैसे पॉइंट्स को ना ड्रा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जी -3y-3, यानी कि x का -3 है और y का हमारे पास ना कि जमा का 3 है। तो ये इस तरीके से हमारे पास -3 और जमा का 3 ये इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास ना कि आ जाएगा। ये जो b पॉइंट है ये आ गया -3y-3, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है c का जो है वो 5y-7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5y-7, यानी c का पॉइंट जो हमारे पास x है वहाँ पे 5 है और y जो है वो हमारे पास ना कि 7 है। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास ना क्या आ जाएगा 7, ये वाला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं c पॉइंट है 5y-7। अब इसी तरीके से लास्ट वाला जो d पॉइंट है उसको देखें तो वो हमारे पास -2y-4, यानी -2 और -4, ये -2 है और y का -4 हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ पे लेके आना, यहाँ ये इस तरीके से d वाला जो पॉइंट है वो हमने ना शो कर लिया -2y-4। इस तरीके से आप लोगों ने कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस ग्राफ पर, जिसे ना वो मुहद्ददाती मस्तवी का नाम दे रहा है, आपने शो कर देने हैं। मश्क नंबर 6.1 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल वेक्टर्स की टेल और हेड के नाम बताइए। यानी कि ये ना कि कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे ये हमारे पास पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा और ये छठा है। आपने यहाँ से हर किसी का हेड और टेल बताना है। अब ये सिंपल सी चीज ये है कि आप लोगों के पास कोई भी जो वेक्टर है ना, उसमें ये जो तीर का निशान है ये उसका हमें ना हेड जाहिर करता है, और जो तीर के बिना है वो हमारे पास ना कि टेल है। अगर हम पहले वेक्टर को लें इसको, तो इसमें देखें तो ये जो ए वाला है ना हिस्सा, वो हमारे पास इसका तीर का निशान है, यानी कि वो हेड है, और जो बी है वो हमारे पास ना कि उसके तीर के बिना है, वो हमारे पास ना कि टेल है। इसी तरह से आगे चलें, इसमें जो क्यू वाला हिस्सा है वो हमारे पास ना कि तीर का निशान है, तो वो हमारे पास हेड है, और जो दूसरा है वो हमारे पास ना कि पी वाला जो है वो इसकी टेल हो जाएगी। इसी तरह से इधर चलें तो ये हमारे पास ना कि तीर वाला जो निशान है ये इसका हेड है, और दूसरा जो है वो इसका हमारे पास ना टेल हो जाएगा। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास एंड वाला हिस्सा जो है वो तीर वाला हिस्सा है, इसको हम हेड कह देंगे, और दूसरा जो है वो हमारे पास ना कि बगैर तीर वाला है उसे हम ना कि टेल कह देंगे। इसमें देखें इसी तरीके से जो हमारे पास ना कि ये वाला हिस्सा है ये तीर वाला है, यानी बी जो है उसे हम हेड कह देंगे, और ये जो है वो बगैर हमारे पास ना कि तीर के है तो इसको हम टेल कह देंगे। उससे आगे चलें, ये जो सी वाला हिस्सा है ये हमारे पास ना कि तीर वाला है, और तीर वाला हमारे पास हेड हो जाता है, और दूसरा जो वो बगैर तीर वाला है वो हमारे पास ना कि टेल हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कोई भी वेक्टर आ जाएगा तो आप लोग नहायत आसानी से उसकी हेड और टेल मालूम कर सकते हैं। मश्क नंबर 6.1 का अगर हम चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि वेक्टर ए बी, आप लोगों के पास एक वेक्टर ए बी, उसको आपने एक्स आई जमा
वाई जे की शक्ल में लिखना है। यहाँ पे ना कि आप लोग लिखने से पहले कुछ 2-4 चीजें हैं वो आप लोगों को ना कि पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप लोगों के पास कोई भी वेक्टर आ जाएगा तो उसको ना कि जाहिर करने के हमारे पास ना कि काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो पिछले सवाल में हमने देखा था वो होता है कि ग्राफिकली, यानी कि इस तरीके से आप लोग हेड और टेल की शक्ल में उसे जाहिर कर दें। दूसरे नंबर पर होता है कि आप लोग उसको ना कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कि एक वेक्टर ए है, इसको आप हम ना कि कैसे जाहिर कर सकते हैं, उसके ना कि हम ये कर सकते हैं ऊपर तीर का निशान लगा दें, एक ये तरीका है। इसी वेक्टर को नीचे इस तरह से निशान लगा दें तो ये भी एक तरीका है। और तीसरा हमारे पास ये है कि इसको आप लोग को बोल्ड यानी कि थोड़ा सा ना कि मोटा करके लिख देंगे इस तरीके से, तो ये भी एक तरीका है। तो ज्यादातर हमारी जो बुक्स है ना उसमें ये वाला तरीका ना कि इस्तेमाल होता है, क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल हम ना कि लिख रहे हैं यहाँ पे सवाल जब हल करने जाते हैं तो बुक में क्योंकि वो प्रिंटिंग हुई होती है वहां पे तो बोल्ड करना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। हम ये वाला या ये वाला इन दोनों में से ना कि कोई एक तरीका ना इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम आते हैं इस चीज पर। अब इसमें देखें ए भी है, ये भी हमारे पास वेक्टर है क्योंकि ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है। इसमें देखिए आई भी वेक्टर है क्योंकि इसके नीचे लगा हुआ है, और जे भी वेक्टर है इसके नीचे लगा हुआ है। तो इस चीज को आप लोगों ने समझना है। अगर नीचे लगा है तो फिर भी वो वेक्टर है, ऊपर तीर का निशान लगा तो फिर भी वेक्टर है, अगर बोल्ड होके आया तो फिर भी वेक्टर है, इस तरह हेड टेल की शक्ल में आया तो फिर भी वेक्टर है। अब हमसे वो क्या कह रहा है कि वो कहता है आप लोगों के पास ये वेक्टर है यानी ए बी और ए बी, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को। वो कहता है कि इनको इसकी शक्ल में आपने लिखना है। अब ये वाली शक्ल से क्या मुराद है? असल में हम ना कि वेक्टर्स को जब इस तरह से जाहिर करते हैं ना तो उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक हमारे पास वाई होता है। एक्स को ना कि उसने नाम दे दिया आई का यानी कि एक्स आई, और वाई को ना कि जे का यानी कि जो एक्स की हमारे पास ना कि एक्स की तरफ है उसको हमने कि आई का नाम दे दिया, और जो वाई की तरफ है उसको हमने जे का नाम दे दिया। ये इसलिए वो कह रहा है कि एक्स आई जमा वाई जे की शक्ल में उसको लिखिए। अब जब हमने इस तरह से 2 पॉइंट्स आ जाए उसको एक्स आई जमा वाई जे की शक्ल में लिखना है। अब इसको ना फॉर एग्जाम्पल ए बी है, इसको ही हमने अगर लिखना है तो हमारे पास ना कि ये जो फार्मूला है इसको आपने याद रखना है। यानी कि पहले जो आपने करना है ना वो ये है कि x2 माइनस x1 ये हमारे आई में आ जाएगा, उसके बाद प्लस आप लोगों के पास आ जाएगा y2 माइनस y1, और ये हमारे पास ना कि j में आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें तो x2 x1 y2 y1 क्या हो गया। अब हमारे पास कोई भी पॉइंट है ना, जैसे ये a पॉइंट है इसमें 1 और -7 है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ये हमारे पास x होता है और दूसरा y होता है। इसमें फिर हमारे पास ये जो पहला है क्योंकि a पहला पॉइंट है इसको हम x1 ले लेंगे और इसको हम ना कि y1 ले लेंगे। इस तरह b वाला जो होगा इसको हम x2 ले लेंगे और इसको y2 ले लेंगे। अब इनकी जब ना कि ये सारा कुछ हम ले लेंगे उनकी कीमतें जहाँ पे बस पुट करेंगे हमारे पास इसको ना कि हम i और j की शक्ल में लिख सकते हैं। तो चलें मैं आप लोगों का ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले ना कि मैं चलें इनको ना कि लिख लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कहा था कि ये x होता है, ये y, ये भी x होता है, ये y। अब ये पहला पॉइंट है इसका फिर हम कहते हैं कि ये x1 है, वो हमारे पास 1 के बराबर है, और ये y1 है और y1 हमारे पास -7 के बराबर है इस तरीके से। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें जो पहला है वो भी x के बराबर यानी x2 से हम कह देते हैं वो -2 के बराबर है, और इसे हम ना कि y2 कह देते हैं वो हमारे पास ना कि 4 के बराबर है। अब हमने ना ये सारी कीमतें यहाँ पे ना लिख ली। अब लिखने के बाद हम अपना फार्मूला लिखते हैं, उस फार्मूले में ना कीमतें दर्ज करेंगे, उसे हल करेंगे तो हमारे पास ये एक्स आई जमा वाई जे की फॉर्म में आ जाएगा। तो चलें हम ना फार्मूला लिख लेते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि ए बी जो वेक्टर है ना इसका फिर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये हमारे पास आई है आई वेक्टर, जमा हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये हमारे पास ना कि j वेक्टर है इस तरीके से। अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। x2 देखेंगे तो वो हमारे पास ना कि -2 के बराबर है, तो आपने यहाँ पे -2 लिख देना है, और x1 देखेंगे तो वो आप लोगों के पास ना कि 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है इस तरीके से, और ये i हमारे पास ना कि वैसे ही आ जाएगा। जमा y2 अगर देखेंगे तो वो आप लोगों के पास है जी 4 के बराबर, यहाँ पे आपने 4 लिख देना है, माइनस y1 देखेंगे तो वो -7 के बराबर है। जब ना कि माइनस आप लिखे ना उस वक्त इसको ना कि आप ब्रैकेट में लिख लें,
ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम ना इसे मजीद हल करते हैं। अब जब मजीद हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, अब -2 और -1 अलामत के साथ आंसर आना चाहिए, तो उसके लिए चले हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। -2 -1 इक्वल करेंगे तो -3 आ गया, यानी कि जो आई की हमारे पास इसमें कीमत आ रही है ना वो है जी -3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -3 आई वेक्टर। अब आगे यहाँ पे चलें तो चलें, ये तो एक दफ़ा हम वैसे लिखते हैं, अंदर जो हमारे पास है ना ब्रैकेट, इसको हम हल कर लें। 4 तो वैसे आ गया, माइनस और माइनस ये ना, क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान में हमारे पास कोई अलामत नहीं तो ये ज़रब हो रहे हैं। माइनस और माइनस हमारे पास ना के अगर हम दो एक जैसी अलामतों को ज़रब देंगे तो जवाब जमा में आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जमा का 7 और जे हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा। अब इसे अगर हम मजीद हल करें तो -3 आई हो जाएगा, 4 और 7 हमारे पास ना कि 11 होता है और 11 जे हो जाएगा। इस तरीके से इनको हमने ना के आई और जे की फॉर्म में लिख लिया। अब इसी तरीके से हम ना कि यहाँ पे चलते हैं, इसको भी आई और जे की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखें, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इसका जो पहला होगा वो हमारे x1 और y1 के बराबर होगा। x1 आप लोगों के पास 8 के बराबर आ गया और y1 जो है वो 9 के बराबर आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोगों के पास x2 और y2 हो जाएगा, तो x2 आप लोगों के पास 12 के बराबर आ गया और y2 आप लोगों के पास 3 के बराबर आ गया। इस तरीके से अब इनका ना कि हम फार्मूला लिखते हैं और उसमें कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये आई और जे की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी ए बी है तो हमने यहाँ पे ए बी ही लिख देना है। इस तरीके से फार्मूला वही जो हमारे पास पहले यूज हुआ है, x2 - x1 और ये आई है, उसके बाद प्लस y2 - y1 और ये हमारे पास ना जे है। इस तरीके से अब यहाँ पे ना कि हम सारी कीमतें दर्ज कर देते हैं। x2 की अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास कीमत है जी 12, इसको आपने दर्ज कर दिया। x1 की देखें तो कीमत है 8, इसको दर्ज कर देना है। जब माइनस में आए ना उस वक्त आप लोग ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, नहीं तो बस वैसे ही आप लोग आने दें इसको। नेक्स्ट देखें जी y2 की अगर आप लोग कीमत देखें तो वो 3 है तो 3 लिख दें, माइनस y1 की अगर कीमत देखें तो वो 9 है तो आप लोग यहाँ पे 9 लिख दें और ये जे है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम हल कर लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हल करते हैं 12 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आई इसका जवाब आ गया। अब यहाँ पे देखें, चले ये प्लस अभी तक हम वैसे ही रखते हैं, जमा का 3 है और माइनस का 9 है, हमने अलामत के साथ आंसर लेना है। 3 - 9 इक्वल करेंगे तो -6 जवाब आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे -6 और ये जो जे है वो हमारे पास ना के साथ में वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा आई और जे की फॉर्म में, 4i तो हमारे पास वैसे आ गया। ये आपने ना के साथ साथ वेक्टर की ये नीचे वाले निशान लाजमी लगाते जाना है, ये नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब फिर ये वेक्टर नहीं, ये वैसे ही हमारे पास एक आई है या फिर जे है। अब यहाँ पे देखें जमा और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं। जब ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो इनको जब हम ज़रब करेंगे तो जवाब माइनस में आएगा। अगर तो एक जैसी होती उनको ज़रब देते तो जवाब हमारे पास जमा में आना था, तो ये हो जाएगा -6j। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको भी हल कर लिया और आई और जे की फॉर्म में लिख लिया है। मश्क नंबर 6.1 का अगर हम 5वां सवाल देखें, वो कहता है कि ए एक वेक्टर है, उसकी आप लोगों ने अद्दी कीमत मालूम करनी है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखें ना 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तीनों की हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है। अब ये जो अद्दी कीमत है इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे समझे। जो अद्दी कीमत होती है ना किसी भी वेक्टर की, यानी कि ये ए है, अगर इसकी हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है तो आपने ए वेक्टर लिखना है और इसके इर्द गिर्द ना इस तरह से ना कि 2 सीधी लाइनें लगा देनी है। ये इसकी ना कि अद्दी कीमत को जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है हमारे पास x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा और सारे का जज़र। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये x और y हमारे पास कहाँ से आ गए। अब ना ये जो वेक्टर था ना ये हमारे पास ना कि x i और जमा हमारे पास ना कि y j की फॉर्म में है। जो i के साथ अटैच होगा वो हमारे पास x होगा और जो y के साथ अटैच होगा वो हमारे पास ना कि जो j के साथ अटैच होगा वो हमारे पास y होगा। तो यानी कि यहाँ से हम ना कि इसी वेक्टर से
एक्स और वाई की कीमतें निकालेंगे, यहाँ पे दर्ज करेंगे, उनका स्केल लेंगे, उनको जमा करेंगे, एंड पे जज़र लेंगे, जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वही हमारे पास ना कि इसका मतलब कि इसका जज़र लेने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलें इसको ना कि हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर सवाल आप लोग देखें, आपके पास है जी a बराबर -3i जमा 2j। इसमें से अगर मैं a निकालूं, मैं अगर x निकालूं तो x मेरे पास आ जाता है -3, क्योंकि i के साथ जो अटैच है वो मेरे पास x होता है। y निकालूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 2। अब ना यहाँ पे आप लोग ये चीज याद रखें कि अलामत के साथ आपने लिखना है, जो अलामत इसके साथ होगी, आई के साथ जो चीज अटैच है उसके साथ जो अलामत है वो आपने लिख देनी है। इसके साथ प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई अलामत नहीं है तो हमेशा प्लस की अलामत होती है। अब चूंकि इसकी हमने अद्दी कीमत मालूम करनी है तो इसको हम लिख देते हैं। अद्दी कीमत का फार्मूला वो हमारे पास हो जाएगा x की 2 जमा y की 2 और सारे का मुरब्बा। अब यहाँ पर ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, यानी x की 2, x हमारे पास है -3, तो -3 का मुरब्बा हो जाएगा जमा y की 2 यानी कि 2 का मुरब्बा, और ये सारे का जज़र हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मजीद हम हल करते हैं तो -3 का मुरब्बा है, तो -3 के मुरब्बे से मुराद ये है कि माइनस का भी मुरब्बा और 3 का भी मुरब्बा। तो ये देखिए ना, माइनस की अगर आप लोगों के पास ना कि ब्रैकेट में हो और जो आप लोगों के पास उसकी ताकत है वो जुफ्त में आ जाए तो ये खत्म हो जाता है। अगर ताक में हो तो खत्म नहीं होता, क्योंकि 2 जो है वो जुफ्त है तो ये खत्म होगी, माइनस खत्म होगी। 3 का मुरब्बा ले लेते हैं, यानी 3 को 3 से ज़रब दें तो 3 3 9 आ जाएगा, जमा 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि ये इसका जज़र है। अब देखें 9 और 4 हमारे पास 13, तो ये हमारे पास जो था ना कि एक वेक्टर था उसकी जो अद्दी कीमत है वो 13 का जज़र है। अब यहाँ पे ना कि आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लें, अगर तो 13 का जज़र वैसे एक नंबर आ जाए तो वो लिख दें, अगर वो हमारे पास ना कि अशारिये में जाए तो फिर आप लोग 13 को ही इसी तरह से लिख देंगे। तो ये अशारिये में जा रहा है तो बस इसी तरीके से आपने 13 का जज़र इसका आंसर लिख देना है। तो चलें अब हम ना इसी के अगले जुज़ की तरफ चलते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखें आप लोगों के पास x निकल आएगा जो i के साथ अटैच है 4, और y निकल आएगा जो j के साथ अटैच है यानी कि -3। अब यहाँ पे ना कि हम इसका फार्मूला लिखते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है इसकी अद्दी कीमत का वो है जी x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा और सारे का जज़र। अब x की जगह इसकी कीमत लिख दें, वो हमारे पास 4 है तो यानी 4 का मुरब्बा हो जाएगा, जमा y की जगह उसकी कीमत लिख दें यानी कि -3 है और इसका मुरब्बा हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसका जज़र है। अब नेक्स्ट इसे ना कि मजीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 का मुरब्बा, यानी कि 4 को 4 से ज़रब दें 4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास -3 का मुरब्बा, तो इस मुरब्बे की वजह से माइनस तो खत्म होगी क्योंकि ये जो हमारे पास ताकत है ये जुफ्त में, तो 3 का मुरब्बा लें 3 3 हमारे पास ना 9 हो जाता है। ये टोटल देखें 16 और 9 हमारे पास ना 25 आ जाएगा, यानी 25 का जज़र। अब नेक्स्ट ना हम इसका फिर आंसर लिख देते हैं, 25 का जज़र लेके देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर आता है तो ठीक है, अगर शारिये में आएगा फिर हम यही लिख देंगे। तो हमारे पास देखेंगे एक नंबर आ रहा है यानी 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यानी ये जो हमारे पास है ए वेक्टर, इसकी जब हमने अद्दी कीमत मालूम की तो वो हमारे पास 5 आ गई है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी ए वेक्टर बराबर है 1/2i जमा 3/2j। तो यहाँ से भी हमने x और y की कीमतें निकालनी है, तो x हमारे पास आ जाएगा 1/2 और y आ जाएगा जी 3/2 के, तो ये हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद अपना जो हमारे पास फार्मूला है वो लिखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा अद्दी कीमत वाला, वो है जी x का मुरब्बा जमा y का मुरब्बा और सारे का जज़र, ये इसी तरीके से हमने लिख देना है। अब x की जगह x की कीमत लिखें जो कि हमारे पास 1/2 है इसका मुरब्बा, जमा y की जगह y की कीमत लिखें यानी 3/2 जो है इसका मुरब्बा, और ये सारे का जज़र उसी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मजीद हल करें, 1/2 सारे के मुरब्बे से मुराद ये है कि 1 का भी मुरब्बा और 2 का मुरब्बा, तो 1 का मुरब्बा हमारे पास 1 के बराबर होता है, 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 के बराबर हो जाएगा, जमा 3 का मुरब्बा यानी कि 3 को 3 से ज़रब दें 3 3 9 हो जाएगा, और 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने ये मुरब्बा ख़त्म करके ये इस तरह से लिख लिया है। अब ये ना कि हमारे पास ये बटे में है और ये जमा हो रही हैं, तो इसके लिए आप लोग ना कि एलसीएम वाला जो या जोग्राफिकल वाला फार्मूला लगाएंगे और इसे ना कि हम हल कर लेंगे, यानी 4 और 4 का हमने एलसीएम या जोग्राफिकल जिसे हम कहते हैं वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 2 2 4
2 1 2 2 1 2, 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आंसर आता है। यहाँ पे हमने 4 लिख लेना है। अब इन दोनों को ना तकसीम करें, 4 को 4 पे तकसीम करें, जवाब 1 आता है। जो जवाब आएगा उसी को हमने ऊपर वाले से ना ज़रब दे देनी है। तो 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट इन दोनों को तकसीम करें, 4 को 4 पे तो हमारे पास फिर जवाब 1 आया। उस 1 को हमने ऊपर वाले 9 से ज़रब देनी, तो 9 1 9, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। 9 और 1 हमारे पास 10 आ गया, बटे में 4 यानी कि 10/4 इसका हमारे पास जज़र आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि 10 का जज़र अलहदा है और 4 का जज़र हमारे पास अलहदा है। तो चलिए मैं ना कि इनको ना अलहदा अलहदा करके ना लिख देता हूँ, यानी कि 10 का जज़र अलहदा है और 4 का जज़र अलहदा है। इन दोनों का ना कि हमने अलहदा अलहदा से जज़र लेना है। अब इन दोनों का जज़र लेके ना हम आंसर फिर ना लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें 10 का जज़र मैं लेता हूँ, कैलकुलेटर से इशारे में गया तो फिर मुझे यही लिखना पड़ेगा। इशारे में ना गया तो फिर मैं ना कि जो नंबर आएगा वो लिख दूंगा। तो ये देखें ये इशारे में चला गया, इसका मतलब है कि 10 का जज़र मुझे वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया। बटे में देखें 4 का जज़र है, तो 4 का भी जज़र लेके देख लेते हैं। जज़र 4, ये देखें तो 2 आ रहा है, यानी कि ये इशारे में नहीं जाता, तो ये फिर हम ना कि 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसकी जब हमने अद्दी कीमत मालूम की तो वो आ गया हमारे पास 10 का जज़र बटा 2। मश्क नंबर 6/1 का अगर हम छठा सवाल देखें तो हमारे पास है कि दिए गए वेक्टर की सिमत में यूनिट वेक्टर मालूम करें। यानी कि आप लोगों के पास इस तरह से ना कि कुछ वेक्टर दिए हुए हैं, आपने इनकी सिमत में ना कि यूनिट वेक्टर्स को मालूम करना है। तो चलें यूनिट वेक्टर को मालूम करने के लिए हम ना उसकी बेसिक समझ लें कि यूनिट वेक्टर होता है क्या। यानी कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ना ए, इसका जो यूनिट वेक्टर है ना उसको हम पहले ना कि ज़ाहिर करेंगे। ये वेक्टर उसी तरह से रहेगा, इसके ऊपर ना कि ये छोटा सा हम इस तरह से ना कि निशान लगाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर उसका ये यूनिट वेक्टर है। अब ये बराबर किसके होता है, वो हमारे पास होता है कि ए वेक्टर बटे में हमारे पास होगा ए वेक्टर का वेक्टर की अद्दी कीमत जो हमने ना कि निकाली थी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो ए वेक्टर तो हमारे पास है, इसका तो कोई मसला नहीं, ये तो हमें ना उसने चारों सवालों में दिया हुआ है। तो साथ में हमें चाहिए ए वेक्टर की अद्दी कीमत। तो अब हम अगर कोई भी ये जो हमारे पास चारों वेक्टर्स हैं इनकी अद्दी कीमत हम मालूम कर लेंगे तो उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे तो हमारे पास ना कि यूनिट वेक्टर निकल आएंगे। तो चलें सबसे पहले ना कि फिर हम हर वेक्टर की अद्दी कीमत पहले मालूम करते हैं, उसके बाद ना कि हम उसके यूनिट वेक्टर की तरफ जाएंगे। तो अद्दी कीमत मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स और वाई की कीमतें चाहिए होती थी। तो यहाँ पे देखें आई के साथ जो अटैच है वो -4 है, वो हमारे पास एक्स के बराबर है, और जे के साथ जो अटैच है वो हमारे पास 5 है, वो हमारे पास ना वाई के बराबर है। अब नेक्स्ट ना कि हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, यानी ए जो वेक्टर है इसका ना कि जो हमारे पास इस तरीके से उसकी अद्दी कीमत होगी वो बराबर हो जाएगी x की 2 जमा y की 2 और सारे का मुरब्बा, ये इस तरीके से। अब x की 2 यानी कि -4 का मुरब्बा हो जाएगा, जमा हमारे पास y की 2 यानी कि 5 का मुरब्बा हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसे मजीद हम हल करते हैं। -4 का मुरब्बा, इस माइनस ने तो हमारे पास खत्म हो जाना है क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये माइनस हमारे पास खत्म हो जाएगी। अब 4 का मुरब्बा 4 4 16 हो जाएगा, जमा 5 का मुरब्बा यानी 5 5 25 हो जाएगा। 16 और 25 हमारे पास ना के बराबर हो जाएंगे 41 के। तो यानी कि ए की जब अद्दी कीमत ली तो 41 के बराबर आ रही है। अब इसका ना कि हम जज़र लेके देखते हैं, अगर तो वो हमारे पास कोई नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ना कि अगर शारी में जाएगा तो फिर हम इसे ही लिख देंगे। हम 41 का जज़र लेते हैं तो हमारे पास शारी में जा रहा है, तो फिर हमारे पास ना कि यही इसकी ना कि अद्दी कीमत आ जाएगी। अब नेक्स्ट ना कि हम इसका यूनिट वेक्टर मालूम करते हैं। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है ना वो है जी ए का जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर होगा ए का वेक्टर बटे में हमारे पास है जी ए के वेक्टर का ए के वेक्टर की अद्दी कीमत। तो चलें यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब ए का जो वेक्टर है वो तो हमें यहाँ पे जो दिया है वो वही है, यानी कि -4i उसके बाद जमा 5j और बटे में हमारे पास आ जाएगा इसकी अद्दी कीमत जो कि अभी हमने निकाली है 41 का जज़र। अब इनको ना कि जस्ट हमने अलहदा करके लिख देना है। अलहदा करके लिखते हैं जी -4 बटा 41 का जज़र, और ये हमारे पास ना कि साथ में आई उसी तरीके से आ जाएगी प्लस 5 बटा 41 का जज़र, और साथ में ये जे भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनको काट के देख लेते हैं, कोई कटता है ठीक है, नहीं तो बस यही इसका आंसर है।
इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी ए वेक्टर बराबर है 6i प्लस 8j। यहाँ से भी हमने x और y की कीमतें निकाल लेनी है। x की कीमत हमारे पास 6 आ जाएगी जो i के साथ अटैच है, और y की कीमत हमारे पास 8 आ जाएगी जो कि ना j के साथ अटैच है। अब ये कीमतें निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने इसकी अद्धी कीमत वाला ना फार्मूला लिख देना है, जो कि हमारे पास बराबर होता है x की 2 जमा y की 2 और सारे का जज़र। ये इस तरीके से अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें इनकी हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे x जो है उसकी कीमत हमारे पास 6 है, यानी कि ये 6 का मुरब्बा हो जाएगा, जमा y जो है उसकी कीमत 8 है, यानी कि 8 का मुरब्बा हो जाएगा, और सारे का जज़र। ये उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मजीद हम हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का मुरब्बा, यानी 6 6 36 हो जाएगा। 8 का मुरब्बा यानी 8 को 8 से ज़रब दें तो 64 आ जाएगा। इस तरीके से 36 और 64 आप लोग कैलकुलेटर से इनको जमा कर सकते हैं। 36 जमा 64 इक्वल करेंगे तो 100 जवाब आ गया, यानी कि जो ए की अद्धी कीमत है ना वो हमारे पास अब आ गई 100 का जज़र। अब 100 का जज़र हम ना कि लेके देखते हैं, अगर तो ये हमारे पास कोई नंबर आ गया ठीक, नहीं तो फिर ना कि हम इसे शारिये में आएगा तो फिर हम इसे वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए हमने इसका जज़र लेते हैं 100, जैसे इक्वल करते हैं तो 10 आ जाता है, यानी कि जो ए के वेक्टर की अद्धी कीमत है ना वो हमारे पास ना कि 10 के बराबर आ गई है। अब ये अद्धी कीमत निकालने के बाद हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसको ना कि हम ना कि उसका फार्मूला लिख देते हैं। जो हम ना कि यूनिट वेक्टर निकालना है वो बराबर होता है ए वेक्टर बटे में है जी ए वेक्टर की अद्धी कीमत। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ए वेक्टर की कीमत है जी 6i जमा 8j, और बटे में ए वेक्टर के ना कि हमारे पास अद्धी कीमत जो है वो 10 है। ये हमने इस तरीके से 10 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट इसको ना कि हम मजीद हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 6/10i, उसके बाद है जी जमा 8/10j। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इनको ना कि हमने काट लेना है, अगर कटते हैं ठीक है, ना कटें तो फिर उसी तरह से आप लोग लिख दें। क्योंकि ये कट रहे हैं 2 3 6 और 2 5 10, उसके बाद 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि जो ए वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर हमारे पास निकलेगा वो है जी 3/5i, और जमा है जी 4/5j। ये इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास ए वेक्टर है वो बराबर है 1/6 का जज़र i जमा 1/6 का जज़र j। ये इसके बराबर है। तो इसमें सबसे पहले हमें ना कि फिर अद्धी कीमत निकालनी पड़ेगी, उसके लिए x चाहिए और y चाहिए। तो x हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/6 का जज़र, और y हमारे पास बराबर हो जाएगा 1/6 का जज़र, यानी कि दोनों के साथ ना i के साथ अटैच 1/6 का जज़र था वो x के बराबर हो गया, j के साथ जो अटैच था 1/6 का जज़र वो हमारे पास y के बराबर हो गया है। अब इसका हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी कि इसकी अद्धी कीमत का हमारे पास फार्मूला है जी x की 2 जमा y की 2 और सारे का जज़र। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद इनकी हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 यानी कि 1/6 का जो जज़र है इसका मुरब्बा, जमा y की 2 यानी कि 1/6 का जज़र इसका मुरब्बा, और सारे का ये जज़र इसी तरीके से आ जाएगा। अब इसे ना कि नेक्स्ट हम मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1/6 का जज़र उसका मुरब्बा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 का भी मुरब्बा है, 6 के जज़र का भी मुरब्बा है। तो इसको ना मैं आपको ना हल करके बताता हूँ। 1 का मुरब्बा तो हमारे पास 1 के बराबर ही आएगा, यानी 1 को 1 से ज़रब दे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। अब ये जज़र और मुरब्बा आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी नीचे सिर्फ 6 बच जाएगा इस तरीके से। अब आगे चलें, इसमें भी 1/6 का जज़र सारे का मुरब्बा है। 1 का मुरब्बा लें तो वो हमारे पास 1 के बराबर ही आता है। तो 6 के जज़र का जब हम मुरब्बा लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, यानी कि 6 के जज़र का मुरब्बा इस तरीके से, तो ये मुरब्बा इस जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 6 बच जाएगा इस तरीके से। अब ये इसको हमने आगे ना जज़र जो है ये इसको वैसे ही लेते आना है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हमने जब हल करने हैं तो ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हम उसकी अद्धी कीमत मालूम कर रहे हैं। तो इन दोनों को ना हल करने के लिए इन दोनों को ना जुज़ाफ़े कर लेंगे, 6 और 6 का। यहाँ पे ना हम ले लेते हैं 2 3 6 2 3 6, उसके बाद है जी 3 1 3 3 1 3 3 2 6 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 को 6 पे तकसीम करें, जवाब 1 आया, जो जवाब आएगा उसको 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आया, 1 को 1 से ज़रब दे तो हमारे पास जवाब 1 ही आएगा।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसे नेक्स्ट मजीद अगर हम हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2 बटे में हमारे पास 6 और इसका जज़र। अब नेक्स्ट इसको ना कि मजीद हम हल करते हैं तो अंदर हम ना इनको काट सकते हैं, यानी 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/3 का जज़र, मतलब 1/3 का जज़र। ये असल में ना कि ये एक दफ़ा ना ये सारे का जज़र था, ये सारे का जज़र, क्यों 1/3 सारे का जज़र। अब 1 का जज़र लें तो वो हमारे पास 1 के बराबर आता है, 3 का जज़र लें तो वो हमारे पास ना कि शारिये में चला जाता है। यहाँ पे ना मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने 1 का जज़र लिहाजा से लेना है, तो 1 का जज़र लें तो वो तो 1 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट ना कि 3 का जज़र आपने लिहाजा से लेना था, 3 का जज़र लें तो वो शारिये में जाता है, तो हमने क्या किया फिर उसको वैसे ही लिख दिया, यानी कि इसका फिर फाइनल जो आंसर हमारे पास बना वो 1/3 का जज़र बन गया है। अब नेक्स्ट इसको ना हम मजीद हल करते हैं, जो इसका यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि ये जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास बराबर होगा ए वेक्टर बटे में उसी की ना कि हमारे पास अद्धी कीमत। अब ये कीमतें हम ना कि दर्ज कर देते हैं, यहाँ पे हम ना कीमतें दर्ज करते हैं। ए वेक्टर हमारे पास है जी 1/6 का जज़र, ये उसी तरीके से आपने लिख देना है 1/6 का जज़र आई जमा 1/6 का जज़र जे, ये उसी तरीके से लिख लिया। और बटे में आप लोगों के पास ना कि ये 1/3 का जज़र आ जाएगा। अब बटे में लिख लें या फिर इधर ना कि आप लोग लिहाजा से, क्योंकि ये तकसीम हो रहा है इधर आप लोग ना कि तकसीम में डाल लें, यानी कि आपके पास तकसीम में हो रहा है 1/3 का जज़र, ये आपने इस तरीके से लिख लेना है। अब ये तकसीम हो रहा है, नेक्स्ट इसको इस तरह तो हम नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे इसको ज़रब में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे हम इसको ज़रब में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हमारे पास अंदर है, ये तो उसी तरीके से आ जाएगा, इसको तो हमने नहीं छेड़ना अभी। अब ये जब इसे हम ना ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो 3 का जज़र ऊपर चल जाएगा और 1 जो है वो हमारे पास ना नीचे आ जाएगा। अब ऊपर वाले ने ऊपर ज़रब हो जाना, नीचे वाले ने नीचे ज़रब हो जाना, तो ये कुछ हमारे पास ना कि इस तरीके से बन जाएगा कि ए का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा 3 के जज़र को ना कि हम इसके साथ ज़रब देंगे, तो 3 के जज़र को इस ऊपर वाले 1 से ज़रब दें तो हमारे पास जवाब 3 का जज़र ही आएगा, और 6 का जज़र हमारे पास ऑलरेडी है और ये आई आ गया। प्लस अब इस 3 के जज़र को इस 1 से ज़रब दें तो 3 का जज़र ही आंसर आता है, और बटे में हमारे पास 6 का जज़र ही आ रहा है, और ये हमारे पास ना जे के बराबर है। 1 को तो जिससे मर्जी ज़रब दें तो इसने तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालना होता, तो वो हमारे पास 1 ही रहता है। अब ये जो जज़र के अंदर वाली रकमें हैं ना, ये आपस में ना कि तकसीम यानी कट सकती हैं। ये आप लोग देखें 3 और ये जो 6 है ये आपस में ना कि कट सकती हैं, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 3 2 6, इसमें भी देखें 3 1 3 3 2 6। अगर इनमें से कोई भी एक उसके ना कि बाहर होती ना जज़र की तो फिर नहीं कटना था, यानी कि 3 अकेली होती फिर नहीं काट सकते थे। अगर ये जज़र के अंदर हो तो फिर आप लोग उसे ज़रब भी कर सकते हैं, उसे आप लोग अगर ज़रब हो रही है तो ज़रब कर दें, तकसीम हो रही है तकसीम कर दें, जमा हो रही है तो जमा कर दें। लेकिन अगर वो जज़र के बाहर हो तो फिर आप लोग ये काम नहीं कर सकते। चलें इनका फिर ना कि हम आंसर लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी अब 1/2 और सारे का जज़र आई में आ जाएगा, जमा 1/2 सारे का जज़र जे में आ जाएगा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट आप लोग देखें 1/2 का जज़र यानी 1 का जज़र लैदा है, 2 का जज़र लैदा है, तो इसको ना कि हम लिख देते हैं फिर कुछ इस तरीके से। 1 का जज़र लें तो वो हमारे पास 1 के बराबर ही आता है, लेकिन 2 का जज़र लें तो वो शारिये में चला जाता है। मैं आपको यहाँ पे लेके भी दिखा देता हूँ। 1 का जज़र आप लोग लेंगे ना तो वो 1 के बराबर है, उसे तो हमने चलें जज़र के बाहर निकाल लिया। अब अगर मैं 2 का जज़र लूँ तो वो मेरे पास शारिये में चला जाता है, तो ये शारिये में मैंने नहीं लिखना, वैसे मैंने फिर 2 का जज़र यहाँ पे लिख दूंगा, ये आई साथ में आ गया। प्लस ये भी उसी तरीके से, यानी 1 का जज़र लें तो वो तो जज़र के बाहर चला गया, लेकिन 2 का जज़र शारिये में जाता है तो इसको हमने वैसे ही लिख देना, और साथ में ये जे आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको हल किया और इसका ना कि यूनिट वेक्टर निकाल लिया है। इसी सवाल का अगर आप लोग चौथा जुज़ देखें तो आप लोगों के पास है 1/2 आई माइनस 3/4 जे, तो इसमें भी हमने ना उसी तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमें फिर अद्धी कीमत निकालनी पड़ेगी, तो अद्धी कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 ले लेंगे, अब बल्कि x ले लेंगे, ये हमारे पास ना कि a का यूनिट, a का ना वेक्टर है, ये आपने ना यहाँ पे लिख देना था। x हमारे पास आ जाएगा जो i के साथ अटैच है यानी कि 1/2, y आ जाएगा जो j के साथ अटैच है यानी कि -3/4। अब इसका हमने इसकी अद्धी कीमत मालूम करनी है तो उसका फार्मूला लिख देते हैं। a के वेक्टर की अद्धी कीमत जो है वो बराबर होती है x की 2 जमा y की 2 और सारे का जज़र।
ये हमारे पास इसके बराबर होती है। अब नेक्स्ट इनकी ना हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ए का जो हमारे पास वेक्टर है उसकी अद्दी कीमत एक्स का मरबा यानी 1/2 का मरबा आ जाएगा, जमा वाई का मरबा यानी कि -3/4 का मरबा आ जाएगा। और ये जजर जो है ये वैसे ही साथ में चलता जाएगा। अब इसे नेक्स्ट हम हल करते हैं मजीद। अब एक ये जो है ना ये इससे मुराद ये 1 का मरबा लहदा से और 2 का मरबा लहदा से। 1 का मरबा लें तो वो 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आएगा। तो 2 का मरबा लें तो 2 तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ये प्लस हमारे पास उसी तरीके से आ गया। अब ये माइनस है, ये इस मरबा की वजह से खत्म हो गई। अब 3 का मरबा यानी कि 3 को 3 से ज़रब दें तो वो तो 9 आ गया। नीचे 4 का मरबा यानी 4 को 4 से ज़रब दें तो हमारे पास 16 आ गया। ये 3 का लहदा से था, 4 का लहदा से, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मजीद हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ना कि 4 और 16 आ गए। इनको ना कि जमा जब करना है तो इनकी ना कि हमें यहाँ पे ना कि इस तरीके से ये आप लोगों को जोजाफी कर लेना पड़ेगा। 2 2 4 2 8 16, 2 1 2 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ये आपने इस तरह से ले लेना है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। ये हमारे पास ना कि 16 के बराबर आ गया है। अब इन दोनों को ना कि तकसीम करें। आप लोग तकसीम करेंगे 16 को अंदर रख के 4 पर, तो 4 4 16 यानी 4 जवाब आ जाएगा। जो जवाब आएगा उसको इस 1 से ज़रब दे दें यानी 4 1 4, जमा 16 को 16 पे तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा उस इस 9 से ज़रब दे देनी यानी 9 1 9। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ आ गया है। अब नेक्स्ट इसे मजीद अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 4 हमारे पास 13 हो जाएगा और बटे में हमारे पास ना कि 16 उसी तरीके से आ जाएगा और इसका ये जज़र है। अब नेक्स्ट इसे मजीद हम ना कि हल कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाले का जज़र ले लेते हैं और नीचे वाले का भी देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ए की अद्दी कीमत हमारे पास बराबर हो जाएगी। अब ऊपर वाले का अगर मैं ना कि जज़र लूँ 13 का, तो वो देखते हैं शारी में अगर जाएगा तो फिर मैं इसे वैसे लिख दूंगा, नहीं तो फिर ना कि मैं नंबर लिख दूंगा। तो ये शारी में जा रहा है, इसको मैंने वैसे लिख देना है। 16 का भी लेके देखते हैं तो वो देखेंगे तो वो 4 आएगा। तो नीचे हम ना कि जज़र ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास फिर जवाब आ जाएगा 13 का जज़र बटा 4। ये इस तरीके से हमारे पास ना इसकी अद्दी कीमत तो निकल आई है। अद्दी कीमत निकालने के बाद अब हम ना इसका यूनिट वेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर बटे में ए वेक्टर की अद्दी कीमत। अब यहाँ पे ना हम इनकी ना की कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ए जो हमारे पास वेक्टर है वो किसके बराबर है। तो ए वेक्टर हमारे पास बराबर 1/2i -3/4j ये है। और ये तकसीम हो रहा है, ये ना बटा जो होता है वो तकसीम होता है, वो तकसीम हो रहा है 13 का जज़र बटा 4 से, इस तरीके से। अब ये तकसीम हो रहा है तो इसको हम ना कि ज़रब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2i तो हमारे पास वैसे आ गया -3/4j। और ये जो तकसीम है इसको हम ना कि ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो 4 ऊपर चल जाएगा और जो 13 का जज़र है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब इस 4 ने ऊपर ज़रब हो जाना, इस 13 का जज़र ने नीचे ज़रब हो जाना। तो चलें हम ना ज़रब दे के लिख लेते हैं, जैसे भी हमारे पास ये आता जाएगा। तो चलें हाँ इनको ना कि हम ज़रब देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए का जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा 4 को 1 से ज़रब दे 4 1 4, 13 के जज़र को 2 से ज़रब दें तो ये हमारे पास ना अंदर ज़रब नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 13 का जज़र और ये आई आ गया। तो माइनस में हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 और बटे में देखें 13 जज़र को 4 से ज़रब दें तो ये जज़र के अंदर है, ये बाहर है, ये आपस में अंदर ज़रब नहीं हो सकते। ये इस तरीके से जे के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर कोई चीज़ कटती है तो उसे हम काट देते हैं। ये देखें ये दोनों जज़र के बाहर हैं, इनको हम काट सकते हैं। 2 1 2 2 2 4, ये देखें 4 1 4 4 3 12, इनको हमने काट दिया और बाकी जो आंसर आता है वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका देखेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 2/13 का जज़र आता है, 2/13 का जज़र आई। उसके बाद माइनस में देखें तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 3/13 का जज़र, 3/13 का जज़र जे। इस तरीके से आपने जब इस वेक्टर को हल किया तो उसका यूनिट वेक्टर हमारे पास 2/13 का जज़र आई -3/13 का जज़र जे निकल आया है। मशक नंबर 6/1 का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर ए इसके बराबर है, बी इसके बराबर है और सी इसके बराबर है तो आप लोग a + b - 3c के मतवाजी यूनिट वेक्टर मालूम करें। इसका मतलब ये है कि आप लोग पहले इसे a + b - 3c करें
और जो जवाब आ जाए उसका आपने कि यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो इसको ना कि हम फिर हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्ज करें, सबसे पहले ना कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्ज करें ये जो है ना ये सारा हमारे पास ना कि u वेक्टर के बराबर है, यानी a जमा b माइनस 3c। क्योंकि जब हमने ना इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है ना तो इसका हमें इसके एक तो हमारे पास ना कि अद्धी कीमत निकालनी पड़ती है और उसके बाद ना कि हमें इसका ना कि यूनिट वेक्टर को सारा साइन वगैरह लगाना पड़ता है। तो इसके ऊपर लगाना हमारे पर मुश्किल है, लेकिन यह है कि u को हम ना इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमने कि फर्ज कर लिया कि ये u के बराबर है। अब ना इनको हम ना जमा कर देते हैं। फिर a की कीमत सबसे पहले हम ना a की कीमत लिख देते हैं जो कि हमारे पास है 5i माइनस 7j। उसके बाद देखें सबको ना ब्रैकेट में लिख देते हैं। b की कीमत देखेंगे तो वो हमारे पास माइनस आई माइनस जे। उसके बाद देखें तो c की कीमत है जी 2i जमा 3j। ये हमारे पास इस तरीके से है। अब इनको ना हम मजीद हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास u वैसे ही आ जाएगा जो वेक्टर है। अब ना इनकी ब्रैकेटें हम ना के खोल देते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है। ये इसी तरीके से लिख दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, तो इस प्लस की वजह से अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। ये माइनस आई हमारे पास वैसे, माइनस जे भी वैसे। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमने माइनस 3 को ज़रब देनी है। एक तो 3 का टेबल ज़रब होगा और इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये जमा है तो ये माइनस आ जाएगा, 3 2 6i। उसके बाद ये देखें ये जमा है तो माइनस हो गया, 3 3 9j। ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब सारे आईज को हमने ना कि इकट्ठा कर देना और सारे जे को। तो चलें हम यहाँ पे ना कि फिर इकट्ठा करके लिख देते हैं। हमारे पास है 5i है माइनस 1 माइनस 6। कैलकुलेटर से कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब आ जाए। हमारे पास जमा का 5 है, माइनस का 1 है, माइनस का 6 है। जैसे इक्वल करते हैं तो आप लोगों के पास आंसर माइनस 2 आ जाता है। इसका मतलब है कि माइनस 2i आप लोगों के पास आंसर आ गया है। उसके बाद देखें भाई जे, तो जे में अगर आप लोग देखें माइनस 7 माइनस 1 और माइनस 9 है। इसको भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर लें। माइनस 7 माइनस 1 और माइनस 9 है। जैसे इक्वल करेंगे तो माइनस 17 इसका आंसर आ जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है माइनस 17j। ये इस तरीके से आप लोगों के पास इन सब को ना जमा माइनस जो उसने कहा था करने के बाद ये आंसर आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि इसका आपने ना कि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो चलें इस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो हमारे पास है कि इसकी ना कि अद्धी कीमत मालूम करें। तो अद्धी कीमत के लिए पहले हम x की कीमत लेते हैं। तो x की कीमत जो i के साथ अटैच है वो माइनस 2 आ जाएगी और जो y है जो j के साथ अटैच है माइनस 17 आ जाएगी। अब इसका ना कि हम फार्मूला लिख देते हैं, यानी कि इसका फार्मूला फिर हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा y की 2 और उसका जज़र है। यहाँ पे इनकी ना कीमतें फिर ना के दर्ज कर लें। x की 2 यानी कि माइनस 2 की 2 जमा y की 2 यानी कि 17 की 2 और इसका जज़र। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम मजीद हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो u का जो हमारे पास ना कि इस तरीके से उसकी जो हमारे पास ये कीमत आ रही है तो माइनस 2 का मुरब्बा, माइनस खत्म हो जाएगी मुरब्बे की वजह से, 2 2 4 हो जाएगा जमा 17 का मुरब्बा, यानी कि 17 को 17 से आप लोग ज़रब देते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 17 ज़रब हमारे पास 17 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोग को 289 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख लें 289 और ये सारे का जज़र है। अब नेक्स्ट इन दोनों को हम ना जमा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 293। अब 293 का हम जज़र लेके देखते हैं कि शारिये में आता है या फिर नहीं। तो ये हम ना यहाँ पे ले लेते हैं जज़र 293 इक्वल करेंगे तो ये शारिये में जाता है। तो शारिये में जाता है तो फिर हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है। अब नेक्स्ट आगे अगर हम मजीद इसे हल करें तो हमने इसका ना कि यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास ना कि ये इस तरह का साइन हम लगाते हैं। वो होता है कि यू वेक्टर बटे में यू वेक्टर की अद्धी कीमत। अब यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यू वेक्टर जो कि हमारे पास था माइनस 2i और माइनस 17j, ये इसके बराबर था। बटे में हमारे पास ना कि 293 का जज़र आ जाएगा। अब इस 293 के जज़र को हमने अलग-अलग इन सब में लिख देना है। तो हमारे पास इसका फिर ना कि आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यू का यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटा 293 का जज़र i में और उसके बाद माइनस 17 बटा 293 का जज़र j।
इस तरीके से हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर ये जो है वो निकल आया है, यानी इसके मतवाजी जो यूनिट वेक्टर था वो निकल आया है। मश्क नंबर 6.1 का अगर हम 8वां सवाल देखें, इसमें वो कहता है ये जो वेक्टर वो इसके बराबर है, बी इसके बराबर है, सी इसके बराबर है। तो आप लोग इसको मालूम करें, यानी कि इसको मालूम करने के बाद इसी के मुतवाज़िन यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल जैसे हमने पिछले सवाल में किया, तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये जो है ना हमारे पास ये u वेक्टर के बराबर है। ये सारा जो है 3a जमा 2c माइनस 4b ये हमारे पास ना कि u के बराबर है। अब यहाँ पे ना हम इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो पहले 3a की कीमत आप लोग देखें तो हमारे पास है 3i माइनस j। उसके बाद है जी प्लस 2c, c की कीमत अगर हम देखें तो c की कीमत है i प्लस 2j। उसके बाद देखें तो माइनस 4b, b की कीमत आप लोग देखें तो माइनस 2i जमा 4j ये इसके बराबर है। आपने ये सारी कीमतें दर्ज कर देनी है। अब ये सारी कीमतें दर्ज करने के बाद आपने इनको ना के ब्रैकेटें खोल देनी है, ब्रैकेटों के बाहर जो चीज़ें हैं उनको आपने अंदर ज़रब दे देनी है। तो ये हमारे पास 3 है, 3 को अंदर ज़रब देते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी 9i हो जाएगा माइनस 3 1 3 3j हो जाएगा इस तरीके से। अब इस 2 को हमने अंदर ज़रब देना है तो हमारे पास हो जाएगा 2i जमा में हमारे पास 2 2 4j ये इस तरीके से। अब इस माइनस 4 को हमने अंदर ज़रब देना है। इस माइनस ने अंदर वाली अलामतें भी चेंज कर देनी है, बाकी जो 4 ने अंदर ज़रब होके चेंजिंग करनी वो तो करनी ही करनी है। तो अब इस माइनस की वजह ये हमारे पास ना प्लस हो जाएगा 4 तो 8i। उसके बाद है जी ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा 4 4 16j ये इस तरीके से हमारे पास ना आ गया है। अब ये u हमारे पास ना वेक्टर है, सारे i को हम ना इकट्ठे कर देते हैं। तो उसके लिए हम चलें कैलकुलेटर का कर लेते हैं ताकि अलामत के साथ सही जवाब हमारे पास आए। तो आप लोग देखें सबसे पहले 9 है, उसके बाद अगर आप लोग देखें प्लस 2i है, उसके बाद देखें प्लस 8i है, सबको जमा करें तो 19 बन जाता है, यानी i हमारे पास आ गए 19। उसके बाद हम देखते हैं सारे j उनको इकट्ठे कर लेते हैं। उसके लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि माइनस 3 हो जाएगा, उसके बाद जमा 4 हो जाएगा माइनस 16। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 15 आ जाएगा, यानी कि माइनस 15j ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। अब ये निकालने के बाद इसका चूँकि हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी अद्दी कीमत चाहिए, यानी इसकी हमने अद्दी कीमत निकालनी है। तो उसके लिए हमें ना कि x और y की कीमतें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे ना कि चलें इसका फार्मूला लिख देते हैं, x की 2 जमा y की 2 इसका जज़र। अब x जो होता है ना वो हमारे पास होता है i के साथ जो अटैच है, तो i के साथ अटैच 19 है तो वो हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। और y के साथ होता है जो ना कि j के साथ अटैच होता है वो हमारे पास ना कि y होता है, तो ये उसका मुरब्बा आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इनको ना कि मजीद हम ना आगे हल कर लेते हैं। अब 19 का मुरब्बा यहाँ से है ना हम कैलकुलेटर पे ले लेते हैं, 19 ज़रब 19 अब देखेंगे तो 361 आ गया, यानी कि ये जो u की हम अद्दी कीमत मालूम कर रहे हैं ये 361 के बराबर आ गया, जमा माइनस 15 का मुरब्बा है, माइनस तो खत्म हो जाएगी इस मुरब्बे की वजह से। अब 15 को हम 15 से ज़रब दे देते हैं, 15 ज़रब 15 इक्वल करेंगे 225 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख लेना 225 और सारे का हमारे पास जज़र है। तो ये जो u है इसकी अद्दी कीमत फिर हमारे पास बन जाएगी 361 जमा 225। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 361 जमा 225 इक्वल करते हैं तो हमारे पास 586 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 586 का जज़र, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लेना। अब इसका ना कि हम जज़र लेके देखते हैं 586 का कि वो क्या आता है। तो हम ना कि जज़र लें 586 का तो वो देखें शारिये में जाता है, तो इस शारिये में जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इसका फिर जज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहीं पे छोड़ देना है। अब हम आते हैं इसका जो यूनिट वेक्टर उसका फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास u वेक्टर बटे में u वेक्टर का अद्दी कीमत हमारे पास आ जाएगी। अब इनकी ना कि हम यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये u वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर u वेक्टर वो हमारे पास था यहाँ पे 19i माइनस 15j और बटे में हमारे पास u जो वेक्टर है उसका जो हमारे पास उसकी अद्दी कीमत है वो 586 का जज़र है। अब हमने क्या करना है 19 को भी इस पे तकसीम कर देना और 15 को भी इस पे तकसीम कर देना। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा 19 बटा 586 का जज़र, ये हमारे पास आई में है। उसके बाद माइनस 15 बटा 586 का जज़र, ये हमारे पास ना जे में।
तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर ये आ गया है। मशक नंबर 6/1 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल में से कौन से वेक्टर्स मतवाजी हैं। आप लोगों के पास इस तरह से ना वेक्टर्स के जोड़े दिए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन से मतवाजी हैं। अब ना इस तरह से आप लोगों के पास ना कि दो वेक्टर्स आ जाएं तो आपने क्या करना है कि एक ऐसे वेक्टर को लेना है जिसमें से ना कि आप लोग कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सके। अब इसमें से देखें, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा, इसमें से ना कि हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। यानी कि बी वेक्टर हमारे पास है जी 12i जमा 2j। अब इसमें से देखें जो हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन हमारे पास निकल रहा है 2, तो बाकी बच जाएगा 6i जमा j, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ना कि गौर करें ना, ये जो हमारे पास 6i जमा j है ना वो a के बराबर है, तो लिहाजा हम फिर इसे लिख सकते हैं कि b बराबर है 2a के। जब आप लोगों के पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना कि आप लोगों के पास एक वेक्टर दूसरे के ना के बराबर आ जाए, यानी कि किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होके आए, चाहे वो जमा का हो चाहे माइनस का हो, तो इस सूरत में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ना वो मतवाजी होते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि ये हमारे पास ना कि b जो है ना बराबर है लैम्डा a, यानी लैम्डा से मुराद हमारे पास है, जहां इधर लिख देंगे जहां लैम्डा बराबर 2 के है, लिहाजा a और b जो है ना, a और b वेक्टर जो हैं वो हमारे पास मतवाजी हैं। बस आप लोगों ने इस तरह से ना कि देखना है कि एक कोई वेक्टर ले लें, उसमें से आप लोग कॉमन निकाल लें, और कॉमन निकालने के बाद अगर वो दूसरे वेक्टर के इस तरह से बराबर आ जाए और ये इस तरह की ना हमारे पास सिचुएशन बन जाए, चाहे वो जमा का कोई ना कोई हमारे पास कॉमन निकले चाहे माइनस का निकले, तो हमारे पास ना तो वो वेक्टर मतवाजी हो जाएंगे। अब इसी के अब हम ना अपने दूसरे जुज की तरफ चलते हैं। अब दूसरे जुज में भी हमारे पास के ये जो a और b दो वेक्टर हैं इनका जोड़ा है। अब यहां से भी हम ना देखते हैं कि किस में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें भी हम ना कि b में से ही कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम ना कि b में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें b बराबर है 6i माइनस 9j। तो अगर हम कॉमन निकालें ना, यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल आएगा, यहाँ पे हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 का टेबल हमारे पास कॉमन निकला है, यहाँ पे बच गया 2i माइनस 3j। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास अब इशू ये आ गया कि आप लोग यहाँ पे देखें ना कि ये बराबर तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस होनी चाहिए थी, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए थी। तो इसका हमारे पास ना कि हाल ये है कि हम माइनस को भी कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये हमारे पास ना कि प्लस हो जाएगी। इस तरीके से अंदर वाले हमारे पास अलामतें चेंज हो गई। अब आप लोग देखें तो ये हमारे पास ना कि a के बराबर है, यानी कि ये जो b वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा माइनस 3a के। जब यहाँ पे इस तरह से हो जाए तो आप लोग लिख सकते हैं चूंकि हमारे पास ना कि b जो है वो बराबर है लैम्डा a, जहां जो लैम्डा हमारे पास है ना वो बराबर है -3 के, लिहाजा a और b जो है ना, a और b वो हमारे पास मतवाजी हैं। ये हमने यहाँ पे फिक्रा लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें, आपके पास है a बराबर है जी 5i माइनस 4j, b बराबर है 6i माइनस 3j। अब b में से हम कॉमन तो निकाल लेते हैं, चलें हम ना कि लेके आते हैं, b में से कॉमन निकाल लेते हैं। 6i माइनस 3j मैं कॉमन निकालूं, इसमें से मेरे पास कॉमन निकल आएगा 3 कॉमन निकल आएगा, तो बाकी मेरे पास बच जाएगा 2i माइनस j के। अब मैं इसको देखूं ना तो ये मेरे पास a के बराबर नहीं है। अगर ये मेरे पास a के बराबर नहीं है तो मैं इसे ना कि इस शक्ल में तो नहीं ना लिख सकता जो ना कि हम पीछे लिखते आए थे, यानी कि 3a या इस शक्ल में, या फिर वो एंड पे जाके हमारे पास ना कि लैम्डा a बन जाती थी। इस शक्ल में तो मैं इसे नहीं लिख सकता। अब अगर मैं नहीं लिख सकता लिहाजा ये फिर मेरे पास मतवाजी नहीं है, तो हम ना कि फिर यहाँ पे ना कि एक फिक्रा लिख देते हैं कि हम देखते हैं कि कोई भी कांस्टेंट ऐसा नहीं है जहां हमारे पास a बराबर a इज इक्वल टू बी लैम्डा हो जाए, लैम्डा b हो जाए, या फिर b इज इक्वल टू a लैम्डा हो जाए, वो कुछ भी है। लिहाजा ये जो फिर हमारे पास है ना, ये वेक्टर जो हैं
ये मतवाजी नहीं है जो आप लोग गैर मतवाजी लिख देंगे, गैर मतवाजी हैं। यहाँ पे आपने इस तरह से एक छोटा सा फिक्रा लिख देना है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास ना कि इसमें भी दो वेक्टर्स हैं। इस वेक्टर में से ना हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पे ले आते हैं 6i - 14j। अब इसमें से अगर आप लोग देखें तो आप लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकालें, यहाँ बच गया 3i - 7j। अब अगर आप लोग देखें ना ये जो है ये हमारे पास ना कि a के बराबर है, तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं जो b है ना वो हमारे पास बराबर है 2a के। तो अगर ये हमारे पास बराबर हैं तो लिहाजा फिर ना कि हम वही फिक्रा लिख देंगे कि जो हम ना कि मतवाजी के लिए लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मतवाजी हो रहे हैं। चूंकि हमारे पास ना कि ये जो b है वो बराबर है लैम्डा a के, जहां हमारे पास ना इसका जो लैम्डा है वो बराबर है 2 के। तो लिहाजा जो a और b हमारे पास ना a और b वेक्टर जो हैं ये मतवाजी हैं। ये छोटा सा हमने फिक्रा यहाँ पे लिख देना है इसको मतवाजी के लिए। मशक नंबर 6.1 का अगर हम 10वां सवाल देखें वो कहता है कि एक ऐसा वेक्टर मालूम करें जो 3i - 2j से 3 गुना बड़ा हो, 3 गुना बड़ा हो, लेकिन उसकी सिमत हमारे पास ना कि मुखालफ होनी चाहिए। हमारे पास ना कि ये वेक्टर उसने दिया हुआ है 3i - 2j, ये वेक्टर दिया हुआ है। अब उसकी जो शर्त है उसके मुताबिक अगर हमने नया वेक्टर बनाना है हम यहाँ पे ना कि लिख देते हैं कि मतलूबा वेक्टर। अब वो कहता है उससे 3 गुना बड़ा। अब 3 गुना बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसको सिंपल हम ना कि 3 से ज़रब दे दें। एक तो हमारे पास ना कि कंडीशन ये हो। दूसरे नंबर पर कहता है कि इसकी सिमत भी मुखालफ हो। अगर सिमत हमने मुखालफ करनी है तो फिर हमें माइनस भी साथ लगाना पड़ेगा। इसका -3 से हम उसको ज़रब दे देते हैं, तो 3 ने तो अंदर ज़रब होना है, बाकी माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, ये प्लस था तो ये इस माइनस की वजह से माइनस आ गया, यानी कि -9i। ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 2 6j। तो इस तरीके से हमारे पास जो मतलूबा वेक्टर जो इससे 3 गुना बड़ा है और उससे मुखालिफ सिमत में भी है वो निकल आया है। मशक नंबर 6.1 का अगर हम 11वां सवाल देखें वो कहता है कि 2 ऐसे वेक्टर्स मालूम करें जो ये जो वेक्टर है इससे दुगना हो। दुगना से मतलब ये है कि अब आपने 2 से ज़रब देनी, इनमें से एक इसकी सिमत में हो और दूसरा इसकी मुखालिफ सिमत में हो। तो चलें हम ना कि वेक्टर तो लिखे ना कि जो हमें उसने दिया हुआ है। अब जो पहला जो वेक्टर है हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि उसने 2 वेक्टर की बात की है हम लिख देते हैं पहला मतलूबा वेक्टर। अब देखें भाई पहले वेक्टर में वो क्या कहता है कि दुगना तो होना चाहिए ना, कि 2 से तो हमने दोनों को ही ज़रब देनी है, इसमें तो हमारे पास ना कि कोई इशू नहीं है। लेकिन वो कहता है कि पहला उसी की सिमत में हो, यानी कि उसको आपने माइनस नहीं करना है, बस 2 को हमने ज़रब दे देनी, 2 3 6i - 5 2 10j। तो ये जो पहला वेक्टर था जो उससे दुगना हो और उसी की सिमत में हो वो हमारे पास ये है। अब दूसरा वेक्टर वो कहता है होगा दुगना ही, लेकिन कौन सी सिमत में होगा? मुखालिफ सिमत में। तो हम यहाँ पे फिर ना कि लिख देते हैं कि दूसरा मतलूबा वेक्टर, यहाँ पे ना कि हम लिख देंगे दूसरा मतलूबा वेक्टर। अब दूसरा मतलूबा वेक्टर निकलेगा, 2 से तो हमने ज़रब देनी है लेकिन उसकी सिमत हमने मुखालिफ करनी है, तो उसके लिए हमें इसको माइनस से ज़रब देनी पड़ेगी। तो चलें माइनस से जब हम ज़रब देंगे 3 2 6i आ जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में आ जाएगी, यानी इस माइनस ने अंदर वाली अलामतें चेंज कर देनी है। ये प्लस है तो माइनस होगी, ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगी 5 2 10j। तो ये इस तरीके से हमारे पास दूसरा मतलूबा वेक्टर भी आ गया है।